Namaskaram. Thank you very much, Aptaz, for inviting me over here for this special event, Punarvasu 2024, and the inauguration and Ayurgram 2.0 award ceremony. बच्चों में जो उत्साह था वो उत्साह इतना अच्छा था, मतलब वो उत्साह देख के हमें भी उत्साह आता था। जिस इंथुजियाज्म से आपने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, मैं पूरी आपताज टीम और हमारे प्रिय शरद कुमार जी जिनके कारण हम यहाँ पे आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ट्रस्टी अरहंत कुमार जी और अभी जो व्यासपीठ के ऊपर से भी जो डिग्निटरीज थे, वैद्य कौस्तुभ उपाध्याय सर, वैद्य प्रसन्न राव सर, वैद्य श्रीनिवास सर, वैद्य प्रमोद कट्टी सर, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो हमारा स्पेशल इवेंट है, आज अभी पूरा दिन आप हमारे साथ होने वाले हैं। आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी विथ मॉडर्न मशीन्स एंड प्रोडक्ट्स प्रिपरेशन, ये पूरा जो एक दिन है वो हम थोड़ा सा अलग तरीके से प्लान करेंगे। एक नॉलेज गेनिंग सेरेमनी, आप जिस प्रकार से इसको देखेंगे उस प्रकार से वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कहा जाता है कि जो जे वांछिल तोते लाहो, इसका मतलब जिसको जो चाहिए उसको वो आज मिलने वाला है। मेरे साथ हमारी पूरी टीम, मेरे प्रिय सभी लेफ्ट वेंट्रिकल में जो रहते हैं, ऐसे वैद्य विवेक जी, मेरे प्रिय वैद्य ओम प्रसाद जी आज यहाँ पे आए हैं। कादम्बरी मैडम भी है साथ में, वो भी आज आपके प्रोडक्ट्स प्रिपरेशंस मशीन्स लर्निंग लेंगे। डॉक्टर स्वप्निल है, साथ में मिस्टर जानी सर है। ये सभी आज प्रोडक्ट्स प्रिपरेशन, मॉडर्न मशीन्स और ये जो एक अलग कंसेप्ट है केश आयुर्वेद और काया आयुर्वेद का, वो कंसेप्ट भी आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग तैयार हो गए हैं कुछ अलग कर्ण बस्ती लेने के लिए। आयुर्वेद में अगर श्रेष्ठ बस्ती कौन सा है, तो मुझे हमेशा लगता है कि कर्ण बस्ती ही सबसे श्रेष्ठ बस्ती है। अब आपको लगेगा कि ऐसे कैसे कर्ण बस्ती सबसे श्रेष्ठ है, तो आप सोच के देखिए, कर्ण बस्ती का जो भी आपको उल्लेख मिलेगा, जिस भी प्रकार से ग्रंथ में मिलेगा, आप जस्ट उसको कोरिलेट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कर्ण बस्ती एकमात्र ऐसा बस्ती है जिसके कारण अपने प्रभु श्री राम जी को भी 14 साल का वनवास हो गया। कर्ण बस्ती एक ऐसा बस्ती है कि अगर वो उचित मात्रा में, उचित समय पे, उचित जगह पे अच्छी तरीके से दिया जाए तो आपके अंदर चेतना प्रभावित हो सकती है, आपका सत्व गुणोत्कर्ष हो सकता है। और अगर वो गलती से तीक्ष्ण या उष्ण गुण का हो गया तो ग्रंथ में इस प्रकार से बताया गया है कि मलमूत्र विसर्जन करने की ताकत भी कर्ण बस्ती में है। केवल एक श्लोक भेदनीय गण का अगर आप देखेंगे, अगर किसी चीज का आपको भेदन करना है और आपके पास वो द्रव्य भी नहीं है, तो आप रोगी को आपके सामने बिठाओ और केवल उसको बिठा के केवल श्लोक का उच्चारण जोर जोर से करो, अर्क एरंड चित्रा चित्र जिरबिल वशंखीणी सरला, तो बैठे बैठे ही भेदन हो जाएगा। किसी का भेदन भी करना है तो भेदनीय गण आपको वहां पे उच्चारण करना है। इतना ही नहीं, किसी का जीवन करना है तो जीवनीय गण का उच्चारण भी आप उचित उस श्रृंखला से करेंगे तो उसका जीवनीय कार्य हो जाएगा। हमारे ग्रंथ की बहुत सी विशेषताएं हैं। अभी हम अरहंत सर और हम बात कर रहे थे, अभी उनके जो बुक का प्रकाशन हो गया तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे तो पता चला, मैं उनको, हम जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो रिसर्च है कि आयुर्वेद कौन सी लैंग्वेज में था। रिसर्च इस चीज के ऊपर कर रहे हैं कि आयुर्वेद कौन सी लैंग्वेज में था। तो जैसे जैसे रिसर्च आगे चला गया, बहुत सी शॉकिंग सी चीजें सामने आने लगी है और प्रश्न तो यहाँ तक आ जाता है कि भाषा पहले थी या आयुर्वेद पहले था। आयुष वेदा आयुर्वेदा जिसको हम कहते हैं, वो पूरा आयुर्वेद हम सब में है। मनुष्य प्राणी छोड़ के किसी भी प्राणी को कैसे जिया जाता है वो सिखाया नहीं जाता है।
मतलब हर कोई प्राणी आयुर्वेद सीखता है, सीख रहा है, अपने आप से ही अंदर से ही उसको आ जाता है। आयुर्वेद सहज प्रज्ञा से उत्पन्न होता है। अब जो हम आयुर्वेद सीख रहे हैं ना, वो कृतक प्रज्ञा से सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सहज प्रज्ञा और कृतज प्रज्ञा में। सहज प्रज्ञा जो होती है वो हमको आयुर्वेद इंटरनली आत्मा मनसः संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रिया तस्य अर्थेन ततो ज्ञानम उपलभ्यते के माध्यम से सिखाता है। और इसलिए आयुर्वेद की शुरुआत भी ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो वेदम प्रजापति मजिग्रहत से होती है। मतलब ब्रह्मा जी को भी आयुर्वेद का स्मरण करना पड़ा। आयुर्वेद कृत्वा ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। चरक जी भी जब इसके बारे में बात करते थे तो वो इस प्रकार से बताते कि हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदेयम पितामह। बुबुदे की अगर आप टीका देखेंगे और पढ़ेंगे तो चक्रपाणी जी बुबुदे का अर्थ लिखते हैं बुबुदे इति न कृतवान। मतलब जो निर्माण नहीं किया गया है, जो स्मृत्वा कैटेगरी से आया है, वो आयुर्वेद है। तो बच्चों को मेरा एक हमेशा सवाल होता है कि आप आपके दादा दादी को देखो, नाना नानी को देखो, उनको आपसे ज़्यादा आयुर्वेद आता है। तो आयुर्वेद हम सीख रहे हैं लेकिन उनको आयुर्वेद ज़्यादा आता है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो सभी आयुर्वेद की दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करते हैं, और हम आयुर्वेद की दिनचर्या ऋतुचर्या केवल कंठस्थ कर रहे हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा दिन सूर्योदय के बाद शुरू होता है। अगर सूर्योदय 6 बजे है और हम 8 बजे उठते हैं तो हम 2 घंटे का दिवा स्वाप कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहीं पे प्रज्ञापराध शुरू कर रहे हैं। दिवा स्वाप का मतलब दोपहर का स्वाप नहीं है। सुबह भी अगर हम 8 बजे उठते हैं तो हम डेली 2 घंटे का दिवा स्वाप कर रहे हैं। और वाग्भट जी कहते हैं सुबह सुबह उठने के बाद क्या करना है। वाग्भट जी कहते हैं शरीर चिंताम निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्तथा। मतलब सभी चिंताओं को छोड़ के सबसे पहले चिंताओं को छोड़ना है और बाद में बाकी के विधि करना है। मलावष्टंब से पहले मनावष्टंब निकालने को वाग्भट जी कहते हैं। अभी तो सब लोग मनावष्टंब ही इतना लेके बैठे हैं कि शुरू कहाँ से करें, दिन की शुरुआत कहाँ से करें, वो समझ में नहीं आ रहा है। दिनचर्या में जो जो चीज़ें बताई गई है वो समझ में नहीं आ रहा है। एंड कमिंग टू आवर सब्जेक्ट, दिनचर्या में बताया गया है कि शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलेत। अभी उपाध्याय सर ने पूछा था कि रोज आप अभ्यंग करते हैं। बहुत लोग सोच रहे थे कि हम सच में अभ्यंग करते हैं कि नहीं है। उस अभ्यंग में भी सबसे पहले बताया गया है कि शिरः श्रवण पादेषु, कम से कम शिर प्रदेशी रोज 4-4 बूंद तेल का अभ्यंग होना चाहिए। जो अपना आज का विषय है ट्राइकोलॉजी का, रोज 4 बूंद तेल के हम नहीं लगा रहे हैं। जो डेली नरिशमेंट बताया है बालों के लिए वो हम नहीं दे रहे हैं। हम ग्रंथ तो पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे बहुत सी माता भगिनी मुझे देख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। वो भी अभी सोच के देखिए आप दिनचर्या करते हैं या संडे चर्या करते हैं। अब जब ऑयल लगाने की बात आती है तो सबने उसको संडे चर्या में डाला है। 8 दिन अगर आप आपके बच्चे को भी भूखा रखेंगे और 8वें दिन आपको छुट्टी है इसलिए बोलेंगे कि आज जितना खाना है जी भर के खा ले, तो चलेगा? उसकी वृद्धि हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। जिस प्रकार से एक छोटा सा बेबी होता है उसी प्रकार से आपके बेबी हेयर होते हैं। उनको भी धीरे धीरे 4-4 बूंद डेली ऑयल का नरिशमेंट का जरूरत होता है। इसलिए वाग्भट जी कहते हैं शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलेत, और ये रोज होना चाहिए। अब जो संडे चर्या पालन करते हैं उनको संडे बाल धोने नहीं होते हैं, उनको ऑयल धोना होता है। तो जो काम एक शैम्पू की पुड़ी से हो सकता है इसलिए उनको 2-2 शैम्पू की पुड़ियाँ लगते हैं। और आप तो आयुर्वेद के ज्ञानी हैं सब। अस्थि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केश, हमने देखा है, पढ़ा है। आयुर्वेद इज मैथमेटिक्स। बोलिए जोर से मेरे साथ, मुझे आवाज आना चाहिए। आयुर्वेद इज मैथमेटिक्स। और जोर से, आयुर्वेद इज मैथमेटिक्स। थोड़ा और जोर से, आयुर्वेद इज मैथमेटिक्स। क्या बात है। तो थोड़ा सा आयुर्वेद का मैथ समझ लेते हैं। अस्थि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केश, हमको पता है अस्थि से ही केश की उत्पत्ति होती है। तो
तो अस्थि की वृद्धि हो जाएगी तो केश की भी वृद्धि हो जाएगी। एंड अस्थि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वात, मतलब वात और अस्थि का आश्रय संबंध है। वात बढ़ गया तो अस्थि कम हो जाएंगे। हमने ये भी देखा है कि तेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वात, मतलब अगर तेल का कोई अच्छा मेडिसिन, वात का कोई अच्छा मेडिसिन है तो वो क्या है, तेल है। मतलब पूरे प्रोपोर्शन को एक साथ ले लीजिए। अस्थि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केश, केश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वात, वात इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तेल। आप पूरा लॉजिक समझ पाएंगे। जो फोम क्रिएट करते हैं शैम्पू बनाने के वक्त, वो जो फोम है वो वात का प्रतीक है। उसमें वात जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक फोम बनता नहीं है। क्षेप्ता बहिर्मलानाम, ऐसे वात का वर्णन आ जाता है। कोई बाह्य मल अगर आपको क्लीन करना है तो वात की जरूरत होती है। इसलिए जितना ज़्यादा आप फोम क्रिएट करेंगे उतना वात ज़्यादा बढ़ता है। जितना वात ज़्यादा बढ़ेगा उतने बाल कम हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा फोम उतने कम बाल। हम मराठी में बहुत बार कहते हैं की जेवढे जास्त केस, जेवढा जास्त फेस तेवढे कमी केस। तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, प्रोपोर्शंस को समझो, आयुर्वेद के मैथमेटिक्स को समझो। आपको पूरा आयुर्वेद भक्षे दंत पवनम दांत मांसान्य बाधन ग्रंथ में ऐसा क्यों कहा है? दंत पवन का भी भक्षण करना है, क्योंकि अस्थि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दंत। अस्थि के ही दो मल है, केश और दंत, एक काला है और एक गोरा है। कभी भी किसी माँ को दो बच्चे होते हैं ना, तो दूसरा जो होता है ना वो थोड़ा हटके ही होता है। रसवह स्रोतस को भी दो है, एक है रज और दूसरा है स्तन्य। स्तन्य हमेशा शीत वीर्य का होता है और रज हमेशा उष्ण वीर्य का होता है। आयुर्वेद के मैथमेटिक्स समझो, आप आयुर्वेद बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे और इंजॉय भी कर पाओगे। तो चलिए आज के व्याख्यान को हम शुरुआत करते हैं। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा एंड डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो हमें आयुर्वेद जब हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक रूल आपको ध्यान में रखना है कि आयुर्वेद बोर नहीं है, कतई बोर नहीं है। 51 ऋषिमुनि, 51 ऋषिमुनि हिमालय पार्श्वे हिमवता शुभे, हिमालय के यहाँ पे जुड़ गए थे। 51 ऋषिमुनि आए थे। आज मुझे लग रहा है कि 81 टीम्स डिफरेंट जगह से आई है आयुर्ग्राम के, और बहुत अलग अलग जगह से यहाँ पे 1000 लोग आए हैं। उस समय भी जो आयुर्वेद की सबसे पहली और बेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, 51 ऋषिमुनि वहाँ पे पार्श्वे हिमवता शुभे वहाँ पे आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे। आप उनके आयु का अंदाज़ा लगाइए, किसको उग्र तपा, किसी को तपस्वी, इस प्रकार की उपाधियाँ थीं। और आके डिस्कशन क्या चल रहा है? अगर मैं थोड़ा सा सिनेमेटोग्राफिक लिबर्टी ले लूँ और उस ज़माने का जो डिस्कशन है वो आज के लैंग्वेज में अगर मैं डालूँ, तो वो डिस्कशन कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस कैसे चलती है, आपके यहाँ पे मॉडर्न साइंस अलाउड है, हमारे यहाँ तो हमारे स्टेट में नहीं है। ऐसे चल रहा है। 51 ऋषिमुनि अलग अलग स्टेट से आए हैं। आप सोचो समझो क्या क्या डिस्कशन हुआ होगा। डिस्कशन केवल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, वो डिस्कशन करके आगे बोलते हैं कि अगर हमें कुछ नया करना है प्रैक्टिस में तो थोड़ा इंद्र के पास जाके थोड़ा और एडिशनल सीखना पड़ेगा। जो भी ज्ञान अभी है हमारे पास वो पर्याप्त नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। पूरे भारतवर्ष से आ गए 51 ऋषिमुनि और वो डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी क्या करें। तो कोई उनको बता देता है कि नॉलेज को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड करने के लिए हिमालय के उस तरफ जो इंद्र जी बैठे हैं उनके पास जाना चाहिए। मैं थोड़ी सी क्षमा मांग के सिनेमेटोग्राफिक लिबर्टी लेके आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके बता रहा हूँ, लेकिन जो भी कुछ बता रहा हूँ वो संहिता से, संहिता के बाहर कुछ नहीं है। चरक संहिता आप पढ़ के देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो बोलते ठीक है जाते हैं, लेकिन कौन जाएगा हम में से? एक बोलता है यार कॉन्फ्रेंस को तो जाना था लेकिन कॉलेज वाले छोड़ ही नहीं रहे। दूसरे कहते हैं हमें भी करना था वीडियो वगैरह लेकिन हमारे कॉलेज में परमिशन ही नहीं दी। ऐसे उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। 51 ऋषिमुनि वहाँ पे बैठे हैं, इतने दूर दूर से आए हैं, तो घर वाले भी छोड़ने चाहिए ना। किसके घर वाले भी छोड़ते नहीं होंगे, पता नहीं है किसको क्या प्रॉब्लम आता होगा। लेकिन भारद्वाज ऋषिमुनि बोले कि मैं जाऊँगा। अगर ज्ञान लेना है तो आपको लाइफ में क्या करना है, जैसे इस 51 ऋषिमुनि ने, किसी ने उनका नाम सजेस्ट नहीं किया था, उन्होंने खुद बोला था कि मैं जाऊंगा। वैसे लाइफ में आपको अगर कुछ अचीव करना है तो खुद भारद्वाज बनना है।
आपको ध्यान रखना है कि लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको खुद भारद्वाज बनना है। तो वो बोले कि मैं जाऊंगा। सब लोग कहते हैं ओके। अब भारद्वाज जी जाने के लिए तैयार है, बाकी के लोग ओके बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस हो जाता है, लेकिन सब बोलते हैं आने के बाद हमें एज इट इज सिखाने का आयुर्वेद, जैसा है वैसा सिखाने का। अगर ये मान्य है तो ही आप जा सकते हैं। वो कहते हैं सिखाऊंगा लेकिन आपको कॉन्ट्री निकालनी पड़ेगी। शायद पता नहीं, लेकिन कॉन्ट्री निकाली होगी। सब लोग कॉन्ट्री निकालते हैं, भारद्वाज ऋषि मुनि जी का पासपोर्ट निकालते हैं, वीजा निकालते हैं, एयर टिकट निकालते हैं, स्टैंप लग जाता है और भारद्वाज ऋषि मुनि इहलोक से परलोक आयुर्वेद सीखने के लिए जाते हैं। चरक संहिता में उल्लेख है कि 2 लोक होते हैं, इहलोक होता है, परलोक होता है। इंद्र जी परलोक में बैठे हैं, वो वहां पे आयुर्वेद सिखा रहे हैं, भारद्वाज ऋषि मुनि वहां पे आयुर्वेद सीखने के लिए गए हैं। हु इज द फर्स्ट फॉरेन रिटर्न डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा? भारद्वाज ऋषि मुनि। और हम झगड़ा करते बैठे हैं कि आयुर्वेद इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, रशिया का है, नेदरलैंड्स का है और कहां का है? आयुष्य वेद आयुर्वेद है, जिसको जीना है उसका आयुर्वेद है। अगर कोई एलोपैथिक प्रैक्टिशनर गुरुजी के ऊपर काम करता है तो आयुर्वेद उसका भी उतना ही है। कोई हल्दी के ऊपर काम कर रहा है तो आयुर्वेद उसका भी उतना ही है। तो आप लोग आएंगे बोलेंगे, कुछ लोग बहुत बड़े प्रैक्टिशनर होते हैं, उनके पास आयुर्वेद की डिग्री भी नहीं होती है और आप फिर कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट को उनका नाम भेजते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता उनका, क्योंकि आयुर्वेद कहता है जो मेरी सेवा करेगा मैं उसका हूं। आयुर्वेद की दृष्टि क्लियर है, आयुर्वेद के विचार क्लियर हैं। आयुर्वेद शाश्वत है, हम सब नाशवंत है। नाशवंत ने शाश्वत की सेवा करनी चाहिए। आयुर्वेद कहता हूं मैं तो कल्प वृक्ष हूं, जो भी मेरी सेवा करेगा मैं उसका हूं। उस जमाने में तो डिग्री नहीं थी, वरना अभी उपाध्याय जी सर थे, आयुष से थे। अगर आयुष डिपार्टमेंट मन में लाए तो भारद्वाज ऋषि मुनि को भी अभी डिबार कर सकते हैं। केवल डिग्री की बात की जाए तो डिग्री से चलता नहीं है। जो मैंने अभी कहा आपको, आपकी नानी को, आपको दादी को आपसे ज्यादा आयुर्वेद आता है। आयुर्वेद उसका है जो करेगा उसका है, जो दिल से करेगा उसका है। आयुर्वेद एक कल्प वृक्ष है। हम सब भाग्यवान हैं कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। यहाँ पे भगवान का झूठा नाम लिया तो भी मिलता है। तो सोचो, दिल से सोचो, अगर भगवान का सच्चा नाम आप लेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। इसी प्रकार से आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद का आप झूठा नाम लेंगे तो भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप थोड़ा सा आंखें बंद करके अपने मन से पूछो कि आप अगर सच्चे दिल से आयुर्वेद का नाम लेंगे तो आपको आयुर्वेद क्या क्या देगा। आयुर्वेद बहुत कुछ देगा, सब कुछ देगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ आयुर्वेद आपको देगा। बस आयुर्वेद को नेशनली इंटरनेशनली प्रेजेंट करने के लिए हमें एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा देश है उस प्रकार से उसका शास्त्र डेवलप हो जाता है। कोई भी जो शास्त्र होता है उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं। तो आज के ज़माने के जो भी शास्त्र है उनके लॉजिक्स में आप आयुर्वेद उनको कैसे बता रहे, पढ़ा रहे, वो ज़्यादा मैटर करेगा। अगर हम आयुर्वेद की उन्नति चाहते हैं तो हर एक कंट्री में जाने के बाद उस कंट्री के साइंटिफिक वैलिडेशन के तरीके से हमें आयुर्वेद वहाँ पे समझाना पड़ेगा। जब मैं रशिया गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था, नीदरलैंड्स गया था, जर्मनी, दुबई, लंदन, सब जगह पे जब मैंने देखा वहाँ पे उनका लोकल आयुर्वेद है, लोकल चिकित्साएं हैं। बहुत दूर क्यों, अपने नज़दीक का देश देखिए, चाइना में ट्रेडिशनल मेडिसिन साइंस है, सबसे बढ़िया, सबसे ऊपर उन्होंने उसको कल्टीवेट किया है। तो हमने हमारे दिमाग से निकालना चाहिए कि आयुर्वेद केवल भारत का है। क्योंकि जो नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में हम चर्चा करते थे और पूरे देश विदेश से उस जमाने में लोग वहाँ पे सीखने के लिए आते थे, तो जो सीख के जाते थे वो क्या करते थे, अपने अपनी कंट्री में जाके उन्होंने भी तो आयुर्वेद को बचाया है, अपने अपनी लैंग्वेज में बचाया है। अभी हमने यहाँ के लोकल लैंग्वेज में एक बुक का इनॉग्रेशन किया। तो हर एक लैंग्वेज में आयुर्वेद जीवित है, हर एक व्यक्ति में आयुर्वेद जीवित है, हर एक देश में आयुर्वेद जीवित है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमने समझना चाहिए।
केरलियन आयुर्वेद अलग, महाराष्ट्रियन आयुर्वेद अलग, नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग। इस श्रृंखला से भी हमने बाहर निकलना चाहिए। आयुर्वेद केवल आयुर्वेद है, आयुषो वेदा आयुर्वेदा है। हमने हर एक चीज का आयु अथा तो दीर्घम जीवितीय मध्याह्न व्याख्यास्यामः, तो दीर्घ जीवित कैसे रहना है, अच्छा कैसे रहना है, इसके ऊपर देखना है। आदरणीय जमदग्नि सर हमें हमेशा कहते थे कि वाग्भट को लेके पहले श्लोक से लास्ट के श्लोक तक आपका जो भी प्रयोजन है वो प्रयोजन आप इस दीर्घम जीवितीय के श्लोक में डालो और पूरा वाग्भट आप उस दृष्टि से पढ़ो तो आपको एक नया आयुर्वेद मिल जाएगा। वैसे हमने प्रयास किया। अथा तो दीर्घम जीवितीय मध्याह्न व्याख्यास्यामः को हमने केश के आयु के लिए डाला, श्लोक बन गया अथा तो केशायुष्कामी अध्यायम व्याख्यास्यामः। तो केश का आयुष्य अगर आपको बढ़ाना है तो आपको केश आयुर्वेद पढ़ना है। यही केश आयुर्वेद में आज आपको बताने जा रहा हूँ। सो व्हाई इट इज सो स्पेशल? केश आयुर्वेद इज सो स्पेशल बिकॉज दिस इज द परफेक्ट सूत्र विस्तार ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोकास फ्रॉम द बृहत्त्रयी। कुछ अलग नहीं है, जैसे काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरावृषाण अष्टावंगानि तस्याहुष चिकित्सायेषु संश्रिताः, जिस प्रकार से वो अलग अलग अंग आयुर्वेद की हैं। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा बगीचा है। अब जो भी मैंने प्रस्तावना की है उसमें आपको समझ में आया होगा, एक बहुत बड़ा बगीचा है। इस बगीचा में से आप जो फूल आपके लिए है वो आप बस इकट्ठा करके लेके आ रहे हो। तो काय चिकित्सा के, बाल चिकित्सा के, ऊर्ध्वांग चिकित्सा के, ग्रह चिकित्सा के फूल आपने इकट्ठा किए तो वो आयुर्वेद बन गया। उसी प्रकार से केवल केशायुष काम्य के फूल इकट्ठा करते हैं तो केशायुर्वेद बन जाता है, और स्किन के लिए इकट्ठा करते हैं तो त्वक आयुर्वेद या काया आयुर्वेद बन जाता है। तो मैं आज चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं या रिसर्चर्स बैठे हैं, वो ये व्याख्यान सुनते समय आपके मन में जो भी है, आगे जाके आपको गर्भायुर्वेद बनाना है, यकृत आयुर्वेद बनाना है, कंठ आयुर्वेद बनाना है, नेत्र आयुर्वेद बनाना है, केवल श्वेत्र आयुर्वेद भी आपको बनाना है, तो एक परफेक्ट मेथोडोलॉजी में आज आपको देके जाऊंगा। बस वो अनुक्रमणिका आपके सामने रखो, उसका सूत्र विस्तार करो, एक बुक आप अच्छे से लिखो और उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू करो, आप कतई फेल नहीं होंगे। इतना द बेस्ट है। दिस इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एंशिएंट साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एंशिएंट साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। दिस इज द परफेक्ट सक्सेसफुल रिसर्च मॉड्यूल। तो अभी जिन्होंने परिचय दिया उन्होंने भी आपको बताया कि 2022 का बेस्ट आयुष स्टार्टअप अवार्ड विथ हैंड्स ऑफ रिस्पेक्टेड पीएम नरेंद्र मोदी जी हमें केश आयुर्वेद को मिला। थैंक्स फॉर दैट। नेक्स्ट, तो एक सूत्रों का सूत्र विस्तार है। ए टिपिकल पैटर्न, जैसे मैंने आपको कहा कि आयुर्वेद इज मैथमेटिक्स, 3 + 7 + 3 + 5 + 6 + 11। एक टिपिकल पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। जो भी नोट्स निकाल रहे हैं लिख के रख सकते हैं कि आपको 3 + 7 + 3 + 5 + 6 + 11 इस पैटर्न से जाना है। क्योंकि आप भी आयुर्वेद पढ़े हैं, BMS के फर्स्ट ईयर को कुछ होंगे, कुछ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इंटर्नशिप, MD, PhD। देखो आयुर्वेद जो हमें मिला ब्रह्म संहिता में से वो कितने श्लोकों का था? 1 लाख श्लोकों का था, है ना। और जो चरक संहिता हमारे हाथ में आई वो कितने श्लोकों की है? 12,000 श्लोकों की। तो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर इनडायरेक्टली आयुर्वेद के बिजनेसमैन होते हैं, उनको ट्रेनिंग ही मिला है 1 लाख के 12,000 कैसे बनाने का। उनको ट्रेनिंग ये नहीं मिला कि 12,000 के 1 लाख कैसे बनाना है। ट्रेनिंग उल्टा हो गया, 1 लाख के 12,000 कैसे बनाने। ऊपर से 12,000 श्लोकों की ये चरक संहिता लेके फर्स्ट ईयर की एग्जाम जैसे ही नज़दीक आते हैं, हम अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाते हैं, सर इसमें से इंपॉर्टेंट श्लोकों को टिक करके दे दो। तो 12,000 के झट से 200 हो जाते हैं, एकदम 200। अब धीरे धीरे एग्जाम और नज़दीक आती है, 200 श्लोक भी कंठस्थ होते नहीं है। हम किसी नेक्स्ट सीनियर को, जो जिसको भी हम थोड़ा रीचेबल आइडॉल समझते हैं, ऐसे सीनियर के पास जाते हैं, सीनियर को बोलते हैं कि एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गई है, टेंशन तो काफ़ी बढ़ गया है, अब आप कुछ तो करो। वो बोलते कि 200 करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 100 श्लोक काफ़ी है, बस वो टिक करके 100 देता है। एग्ज़ाम और नज़दीक आती है, इतना भी अभ्यास हुआ नहीं है, फिर भी हमारे रूम पार्टनर में से एक रूम पार्टनर ऐसा होता है कि उसको कोई टेंशन नहीं है, एकदम स्वस्थ है, मस्त है, खुशहाल है, कोई टेंशन नहीं। हमें 100 श्लोक करके टेंशन आ रहा है, तो हम उसको जाके बोलते हैं कि भाई जितने भी श्लोक कंठस्थ किए थे सब भूल गया हूँ,
कल एग्जाम में क्या होगा कुछ पता नहीं है, कुछ तो ट्रिक दे दे। वो बोलता है चिंता ना कर वत्स, बस 5 श्लोक याद रख। वायु पित्तम कपश्चेति त्रयोदशा समासता। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रियश्चेति स्वस्थिते विधीयते सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। और 2 श्लोक चुप। वो बोलता है कुछ भी आए, कुछ भी आए लिखना यही है। और आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर में मिला हुआ ये शाश्वत ज्ञान उसको इतना प्रभावित करता है, इतना प्रभावित करता है। कट्टी सर एग्जाम के लिए जाते हैं, उनको पूछो, इसी 5 श्लोक के ऊपर बच्चे फर्स्ट ईयर भी निकालते हैं, सेकंड ईयर भी निकालते हैं, एमडी भी निकालते हैं, पीएचडी के थीसिस में भी यही पढ़ने को मिलता है। सही है ना सर? पीएचडी के थीसिस तक यही बाल कड़ू जो होता है आयुर्वेद का, ये मिल जाता है क्योंकि वो शाश्वत है। शायद भारद्वाज ऋषि मुनि जी भी इंद्र जी के पास 1 दिन की कॉन्फ्रेंस करके आए, 8 दिन का कोई कोर्स करके आए, 4.5 साल का बीएमएस पढ़ के आए, 1 साल की इंटर्नशिप इंद्रलोक में वहाँ पे की या यहाँ आके की, हमें कुछ पता नहीं है, वो रिसर्च का भाग है, रिसर्च करना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन जो कुछ लेके आए वो सूत्र रूप में लेके आए, ये पक्का था। जो कुछ लेके आए वो क्या लेके आए? सूत्र रूप में लेके आए। और आने के बाद जो भी किया है वो केवल सूत्र विस्तार है। तो सूत्र विस्तार की कला इस प्रकार से है कि वो पहले अध्याय में ही बोलते हैं वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदशा समासता, मतलब वात पित्त यही दोष है, समासता सब यही है। अब हमें तो वो सूत्र विस्तार आता नहीं, तो हम प्रश्न पूछने लगते हैं उनको कि कहाँ कहाँ पे। फिर वो आगे जाके आपको बताएंगे कि पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। तो फिर ये स्पेसिफिक स्थान क्यों बताए? वो बोले हमने पहले ही आपको बताया था कि सब जगह पे है, आपको वहाँ पे समझ में नहीं आया। तो भगवान कहाँ पे है आपने पूछा था, हमने बताया था कि भगवान सब जगह पे है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जाओ अभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आओ। तो ये अलग अलग स्थान जो दिए हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग जैसे दिए हैं, अष्टविनायक जैसे दिए हैं, तो अलग अलग जाके आपको वो देख के आना पड़ता है, तब तक उसका ज्ञान आपको होता नहीं है। फिर घूम के आने के बाद पता चलता है कि सब जगह पे। यही तो सूत्र विस्तार है। इसलिए अगर हमें शास्त्र को बढ़ाना है तो सूत्र विस्तार की कला हमने सीखनी चाहिए। क्यों बताया, क्या बताया वो देखना चाहिए। हेतु लिंग औषध का सूत्र, दोष धातु मल का सूत्र, पंचमहाभूत का सूत्र, षड्रस का सूत्र और एकादशविध परीक्षण भाव का सूत्र, मतलब 3 + 7 + 3 + 5 + 6 + 11, इसमें पूरा आयुर्वेद बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट, सो व्हाई वी नीड दिस? सो फॉर टुडेज our the first motto for today is diagnostic value addition and treatment value addition. जब तक हमारा डायग्नोस्टिक वैल्यू एडेड नहीं होता तब तक हमारा ट्रीटमेंट वैल्यू एडेड नहीं हो सकता। अगर हम कहते हैं कि चरकत्सु चिकित्सिते, तो केवल चरक जी चिकित्सा में श्रेष्ठ नहीं है, वो निदान में भी उतने ही श्रेष्ठ है, इसलिए वो चिकित्सा में श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन में श्रेष्ठ हो नहीं सकता वो कदापि चिकित्सा में श्रेष्ठ नहीं हो सकता। चरक जी का डायग्नोस्टिक सिस्टम बेस्ट है, इसलिए उनका ट्रीटमेंट बेस्ट है। ऑलवेज रिमेंबर, मेरे साथ आप सब लोग जोर से बोलेंगे, डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन ऑलवेज लीड्स टू ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन। हमेशा याद रखिए, डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन ही ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन को जन्म देता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू दिस डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन थ्रू instrumentation and visualization based techniques without changing the Ayurvedic principles. आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स बिना चेंज किए उस जमाने के जो आप्त थे वो क्या कहते थे? आप्तः अस्ति सत्यम वक्षन्ति ते कस्मत् असत्यम मोक्षो नीरजस्तमः। रजो और तम गुण से निर्मुक्त है वो सत्य ही बात करेंगे, असत्य क्यों कथन करेंगे ना। और वो उस समय भी आपको बोलते थे कि जो भी उस समय का पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त शास्त्र है, उनको यूटिलाइज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर करो। और आज के भी आप तो क्या कह रहे हैं?
आपताज। हाँ, आज के भी आपताज क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि गांव गांव जाओ, चरक जैसा बनो, गली गली घूमो, लोगों को आयुर्वेद बताओ, क्या क्या है उनके पास वो देखो, और क्या करो, यूट्यूब पे डालो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करो, विदाउट चेंजिंग द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स बिना चेंज किए उनको आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपके पास पहुंचाने का कार्य आजकल के आपताज कर रहे हैं। वही तो नीडेड है। इन आप्त लोगों ने जो कुछ कॉन्फ्रेंस रखी है, उस कॉन्फ्रेंस की बदौलत इस माइक से एम्प्लीफिकेशन होके मेरा आवाज आप तक आ रहा है। इस स्क्रीन को देख के आप आयुर्वेद सीख रहे हैं। मतलब जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइजेशन आप आयुर्वेद सीखने के लिए और आयुर्वेद के प्रिंसिपल सीखने के लिए कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी है, वो किसी की है नहीं है। सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस तो आयुर्वेद के टेक्नोलॉजी में हुए हैं। चरक जी, सुश्रुत जी और वाग्भट जी आप पढ़िए, आपको हर समय टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस देखने को मिलेंगे। कमल नाल डाल के स्टमक वॉश की विधि सुश्रुत जी बताते हैं, लेकिन वो स्टमक वॉश किसी अलग नाम से आजकल हम सीख रहे हैं। तो हमने अपनी विजन चेंज करनी चाहिए। उस समय जो चीज थी उसको इस्तेमाल करके जो बेस्ट कार्य करना है वो किया है। केवल इंस्ट्रूमेंट चेंज होने से, साधन चेंज होने से साध्य बदलता नहीं है। साधन तो बदलेंगे ही, वो हर एक ज़माने में उस ज़माने के जो सुयोग्य साधन है वो यूटिलाइज होंगे। हमें साध्य तक पहुंचना है। विचार आयुर्वेदिक होने चाहिए, विचार आयुर्वेदिक होने चाहिए। इसलिए हमने आयुर्वेद के सिद्धांतों को ध्यान में रख के जस्ट बाय डूइंग द सूत्र विस्तार मीन्स डिकोडिंग द कोड लैंग्वेज ऑफ आवर ग्रंथास एज पर द नीड ऑफ करंट इरा। जो भी अभी की ज़रूरत है उस प्रकार से आपने ये लेना चाहिए। सभी के पास मोबाइल है, 2-4 गाने तो आप ऐसे ही सुनते हैं डेली। आयुर्वेद की पूरी संहिता कान में डालो, रोज कर्ण बस्ती ले लो सुबह सुबह। अच्छा कर्ण बस्ती आपके पूरे श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे। अलग अलग श्लोक, आप जितने भी श्लोक कंठस्थ करना चाहते मोबाइल में डाल के रखो। मेरा व्याख्यान भी बोर हो गया तो वहां पे बैठ के कान में डालना, बस श्लोक कंठस्थ करना है। तो कॉलेज में भी आप गए तो कभी ये नहीं कहना है कि इसका व्याख्यान पसंद नहीं आया, उसका व्याख्यान पसंद नहीं आया। आपको तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी है, जो भी चाहिए वो टेक्नोलॉजी यूज करके आप उसमें से जो बेस्ट अच्छा आपका टाइम का यूटिलाइजेशन है वो कर सकते हैं। ऑलवेज थिंक फॉर द क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव। बदल करना है तो खुद में सबसे पहले करना है और शुरुआत वहीं से होती है, शुरुआत वहीं से होती है। आयुर्वेद हमें सबसे पहले अगर कुछ सिखाता है तो सुंदर जीने को सिखाता है, मरने के लिए नहीं सिखाता। और हम कहाँ अटके हैं आज फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में? आत्मा हमारे पास है कहाँ? दिया है किसी को तो पड़ोसन को, फर्स्ट ईयर में ही, सेकंड ईयर में ही। सर जी आपको बता देता हूँ, बच्चे जैसे ही फर्स्ट ईयर को आते हैं ना, वो इसी ख्याल में डूब जाते हैं कि मेरा आयु बढ़ाने वाला कोई द्रव्य मुझे मिलेगा क्या। प्यार का और धातुओं का पोषण एक ही जैसे होता है ग्रंथ में, केदारी कुल्या न्याय, क्षीर दधि न्याय और खले कपोत न्याय से। जो फर्स्ट ईयर में आते हैं फ्रेंड्स बनते हैं, सेकंड ईयर में आके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, थर्ड ईयर में बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, फोर्थ ईयर में बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड, हम फ्रेंड से कैटेगरी में जाते हैं और आगे जाके फिर लवशिप हो जाती है, फिर शादी हो जाती है। इनका जो पोषण है वो केदारी कुल्या न्याय से होता है। अब सेकंड ईयर में गए हैं और फर्स्ट ईयर में कोई फूल आ जाता है तो इनको लव एट फर्स्ट साइट होता है। इसको ग्रंथ में कहा गया है सर्वात्म परिणमन, मतलब जो भी आत्मा था पूरा का पूरा दे दिया उसी समय। कबीर सिंह ही बन गए, ये पूरा सर्वात्म परिणमन हो गया इनका। इसको कहते हैं सर क्षीर दधि न्याय। पूरा का पूरा जो क्षीर था वो पूरा के पूरे दधि में कन्वर्ट हो गया। डरो मत, जिनके लाइफ में दोनों न्याय आए नहीं है
4.5 साल हो गए, एमडी भी खत्म होने को आई सर, लेकिन अभी तक ना केदारी कुल्ला हुआ है ना क्षीर दधी हुआ है। उनके नसीब में ग्रंथकर्ताओं आगे का न्याय लिख के रखते हैं, खले कपोत न्याय। आपको एक भारत मैट्रिमोनी जैसा खल देखना है उसमें आपका बायोडाटा डाल के रखना है। पक्षी तो बैठे ही है, मेरे जैसा बायोडाटा कब आता है देखने के लिए, उठाते और लेके चले जाते हैं। दुर्भाग्य की बात तो आजकल प्रोपोर्शन रेशो सर इतना चेंज हो गया है कि कुछ लोगों के नसीब में ना केदारी कुल्ला न्याय है, ना क्षीर दधी न्याय है, ना खले कपोत न्याय है, उपस्नेहन न्याय से ही काम चला रहे हैं। कुछ रखा नहीं है आयुर्वेद में। प्यार का अगर पूरा ग्रंथोक्त वर्णन आपको पढ़ना है तो आप सुश्रुत संहिता पढ़िए, स्नेह विधि को समझिए। स्नेह इतना जबरदस्त वर्णन किया है कि आपको पता है कि सुश्रुत जी 3 प्रकार का प्रीति वर्णन करते हैं, अस्थि प्रीति, मज्जा प्रीति और शुक्र प्रीति। सुश्रुत जी बताते हैं अस्थि प्रीति जो है वो पिता समान है, पिता समान है, कनखर होती है। प्यार तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा कनखर होते हैं, कठिन होता है, गुरु होता है। मज्जा प्रीति जो होती है वो माता समान होती है, गुरु समान होती है। प्यार भी वो करते हैं लेकिन स्नेह भाव भी उसमें और अधिक है। और शुक्र प्रीति जो होती है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। स्नेह का जो परिणमन है, लेकिन फर्स्ट ईयर को जैसे ही हम आते हैं हमारे पास क्रिया शारीर के डिपार्टमेंट में एक बोन सामने रखा जाता है और प्रश्न पूछा जाता है कि धातु पहचानिए और गुण लिखिए। हम धातु लिखते हैं अस्थि और गुण लिखते हैं रुक्ष। मरा हुआ अस्थि क्या देखते हो, जीवंत अस्थि देखो। रस अगर 1+ स्निग्ध है तो रक्त 2+ स्निग्ध है, मांस 3+ स्निग्ध है, मेद 4+ स्निग्ध है और अस्थि 5+ स्निग्ध है। मज्जा 6+ स्निग्ध है और शुक्र 7+ स्निग्ध है। ग्रेडेशन देखो, फिर आपको पता चलेगा कि अस्थि रुक्ष नहीं हो सकता। लेकिन हमने वात का आश्रय, वात रुक्ष है, अस्थि नहीं है। इसलिए छोटी छोटी संकल्पनाएं अगर हम अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो जो आजकल वो टीवी में ऐड आ जाती हैं कि एक लड़की है वो फॉरेन से फ्लाइट लेके आ रही है और उसकी नानी उसको उठाने की कोशिश करते, तब तक उसके पेट में दर्द हो जाता है और एक कैल्शियम टैबलेट की ऐड वहाँ पे आ जाती है। वो ऐड चेंज होके स्निग्ध गुण की ऐड वहाँ पे आनी चाहिए और कोई तो आके वहाँ पे बोलना चाहिए कि यहाँ पे कैल्शियम कम नहीं हुआ है, अस्थि का क्षय हुआ है, वात का प्रकोप हुआ है, आपको कैल्शियम की नहीं तेल की जरूरत है। आप विचार चेंज करो, आपको मार्केट में जाना है, आपको सबसे ज्यादा काम करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 सूत्रों के ऊपर ही काम है पूरा शास्त्र का, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषधि सूत्र। बस 3 सूत्रों के ऊपर ही काम है। कोई भी जो हेतु आपको दिखते हैं सभी को आपको केवल 3+7+3 के पैटर्न में डालना है, बस इसी 3 के पैटर्न में कोई भी हेतु आ जाए। ग्रंथ का एक सिंक्रोनाइजेशन आप समझिए। पूरा जो ग्रंथ है वो सिस्टमैटिक मैटर से लिखा है, कहीं पर भी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ग्रंथकर्ताएं सूत्र छोड़ते नहीं है। तो कोई भी जब हम हेतु सीखते हैं, व्यायाम, अपतर्पण, प्रपतन, भंग, क्षय, जागर, तो उसका जो एंड रिजल्ट है वात प्रकोप, यही आपको सीखने को मिलेगा। कोई भी लक्षण आप देखते हैं, कफात अन्नात अरुचिर भवेत, पित्तात नयनोर्धाहा, जृंभात तीर्थम समीरणात, कोई भी लक्षण जो है उस लक्षण का जो एंड रिजल्ट है वो वात का लक्षण है, पित्त का लक्षण है या कफ का लक्षण है, इसी प्रकार से वो आपको सिखाते हैं। और कोई भी जब औषधि सिखाने की बात आती है तभी भी आप कौन सी भी वनस्पति निकाल के देखिए, द्रव्य गुण के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं वो भी देखिए, हर एक वनस्पति में वातग्न है, पित्तग्न है या कफग्न है वो पहले बताते हैं, उसका रसवीर विपाक बताते हैं, धातु का गामित्व बताते हैं, उसी के साथ वो मल के ऊपर क्या कार्य करती है वो बताते हैं। इसका मतलब पूरा जो ग्रंथ है वो 3 दोष, 7 धातु और 3 मल, इसी के आधार पर हेतु का भी है,
लक्षण का भी है और औषधि का भी है। तो उतना तो हमें सीखना है, उसका एक सिंक्रोनाइजेशन करना है। नेक्स्ट, अगर हम वो सीखेंगे और सिंक्रोनाइजेशन करना शुरू करेंगे तो हमें दो प्रकार की परीक्षा विधि ग्रंथ में मिलते हैं। एक है रोग परीक्षा और दूसरी है रोग परीक्षा। रोगी परीक्षा भी करनी है और रोग परीक्षा भी करनी है। आजकल होता क्या है कि हम केवल रोगी परीक्षा करते हैं, रोग परीक्षा करना भूल ही जाते हैं। रोगी आता है, आपके सामने बैठता है, आप चिट्स लिखते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, जाते समय रोगी बोलता है मुझे और ये भी हो रहा है, वो बोलते दे दिया है औषधि, ऑलरेडी लिखा है उसमें। रोग परीक्षा हुआ ही नहीं, केवल रोगी परीक्षा हुआ। ग्रंथ करता है, बोलते हैं दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत आत रोगिणम। रोगी की परीक्षा करनी है तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न जैसी मेथोडोलॉजी हमने फॉलो करनी चाहिए। और रोग परीक्षण के लिए हमें निदान पंचक बताया गया है, निदान पंचक बताया गया है। तो निदान पंचक भी हमने देखना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों को लेटेस्ट सिस्टम के साथ अगर हम देखना चाहेंगे तो हमने क्या करना चाहिए? तो दर्शन के लिए आप लेटेस्ट स्किन एंड हेयर एनालाइजर देखो, आपकी दृष्टि बढ़ाओ। आपको अगर आंखों से नहीं दिख रहा है तो आप स्पेक्ट्स यूज करते हैं, स्पेक्ट्स से नहीं दिखता है तो आप लेंस यूज करते हैं, लेंस से नहीं दिखता है तो आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में और ग्रेडिंग करते हैं आप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, लेटेस्ट माइक्रोस्कोप। ऐसे करके आप क्या कर रहे हैं? केवल दर्शन परीक्षा बढ़ा रहे हैं। आप दो ही तरीके से दर्शन परीक्षा बढ़ा सकते हैं, या तो आप हिमालय में चले जाओ, ज्ञान चक्षु लेके आओ, दर्शन परीक्षा बढ़ाओ और फिर आपको जो आयुर्वेद में कार्य करना है वो करो। नहीं तो आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे आपको दर्शन परीक्षा बढ़ानी है तो जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। साधन अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने कहा साध्य बदलता नहीं है, साध्य बदलना नहीं है, साधन तो अलग अलग है। स्पर्शन परीक्षा के लिए आप अलग अलग मॉइस्चर एनालाइजर्स यूज करो, जैसे हमारे 108 सेंटर्स है पूरे भारतवर्ष में, आउट ऑफ इंडिया भी। तो हर जगह पे अभी स्निग्ध, किसी को 1+ लगेगा, किसी को 2+ लगेगा, कोई 3+ लगेगा लिखेगा। ऐसे करके तो फिर ट्रीटमेंट सेट नहीं हो सकती ना। तो उनको एक मॉइस्चर एनालाइजर दे दिया, उनको बताया कि आप वहाँ का मॉइस्चर एनालिसिस करो और कितना प्लस रीडिंग आ रहा है बस उतना रीडिंग लिख लो। तो एक सिस्टम आ जाता है, एक सिंक्रोनाइजेशन आ जाता है। तो आपको अगर आपके केस पेपर में, केस टेकिंग में, सिस्टम में कुछ सिंक्रोनाइजेशन लाना है तो आपको लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, और अलग अलग प्रश्न परीक्षा के लिए आप डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा दर्शन परीक्षा के लिए आप इस प्रकार का एक स्किन एंड हेयर एनालाइजर या फिर एक डर्मोस्कोप आप यूज कर सकते हैं। डर्मोस्कोप के आधार पर या स्किन एंड हेयर एनालाइजर के आधार पर आप केशभूमि परीक्षण और काया परीक्षण दोनों भी परीक्षण आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिसको हम स्काल्प एग्जामिनेशन और स्किन एनालिसिस कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसी का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, हर एक हेयर का, छोटे छोटे सैंपल का। ओके, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी आपको करना है। नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा? ये होने वाला है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन थ्रू टेक्नोलॉजी। एक पेशेंट हमारे सामने आ गए, वो पेशेंट हम देख रहे हैं, अगर हम नेकेड आइज से वो पेशेंट देखते हैं तो आपको वहाँ पे दारुणक, डैंड्रफ दिखने को नहीं मिलता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि केवल खालित्य है, बाल गिर रहे हैं, तो आपका निदान हो गया खालित्य। ग्रंथ में तो 5 ही व्याधि है, खालित्य, पालित्य, दारुणक, अरुंचिका और इंद्रलुप्त। तो 5 में से एक निदान आपका हो गया, आपने निदान किया खालित्य। अब आपने निदान खालित्य किया तो आप खालित्य हर तेल देंगे, खालित्य हर वटी ही देंगे, व्याधि विपरीत चिकित्सा भी अगर हम दिमाग में सोचेंगे तो। लेकिन जब उसी पेशेंट को हम स्किन एंड हेयर एनालिसिस के ऊपर स्काल्प एनालिसिस करते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे डैंड्रफ फ्लेक्स हमें मिलते हैं जो आंखों को दिख नहीं रहे थे। अब आपका निदान क्या हो गया? अब आपका निदान हो गया दारुणक। मतलब जो निदान पहले खालित्य था वो निदान अब चेंज होके दारुणक बन गया, केवल डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन बाय यूजिंग द लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन बेस्ड टेक्निक्स। अब जाहिर है कि निदान चेंज हो गया तो चिकित्सा चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे दारुणक हर तेल देंगे या दारुणक हर वटी देंगे तो रिजल्ट मिल जाता है। तो रिजल्ट मिलने के लिए सबसे पहले निदान बदलना बहुत जरूरी होता है। बदलना मतलब जो सही है, जो उचित है, वो निदान आपसे होना चाहिए। तो निदान करते समय जो आपके सामने आने वाले जितने भी चैलेंजेस है वो चैलेंजेस आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके आपने उसके ऊपर विजय हासिल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम देखते हैं
ये पेशेंट थी हमारे पास, जो पेशेंट आने के बाद उनके भी बाल ज़्यादा गिर रहे थे, और केवल बाल गिर नहीं रहे थे, स्काल्प में इचिंग वो हमेशा बता रहे थे। इतना इचिंग धीरे धीरे बढ़ने लगा था कि पेशेंट अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए। एक डॉक्टर ने तो उनको साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट शुरू की और केवल उनको सुला के रखते थे, दिन भर वो बेचारी सोती रहती थी। घर वालों को भी लगने लगा कि ये तो अभी साइकिक केस है, तो उनको घर में भी थोड़ा थोड़ा, जो लोग होते हैं ना, ऑटोमेटिकली ऐसी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा साइड ट्रैक करना शुरू करते हैं, किसी भी फंक्शन में बुलाने के लिए, कहीं घूमने के लिए, कहीं पर भी। देखो कितना हैम्पर होता है, कितनी छोटी सी घटना होती है लेकिन लाइफ कितना हैम्पर हो जाता है। तो वैसे उनका हो रहा था, उनको सब लोग साइड ट्रैक करने शुरू कर रहे थे। तो सेकंड ओपिनियन हमेशा सेकंड पैथी से होना चाहिए, इसलिए वो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आयुर्वेद में आ गए, हमारे पैथी में आ गए, हमारे पास आ गए। जैसे हमने देखा, हमने कहा कि आपका हेयर टेस्टिंग करना पड़ेगा, एनालिसिस। तो हमारे पास एक सिस्टम है, प्रोटोकॉल है। हम पहले केस पेपर बनाते, फिर स्काल्प फोटोग्राफी करते, फिर स्काल्प एनालिसिस करते, फिर अलग अलग रीजन से 5 हेयर सैंपल्स लेते, फिर उनको माइक्रोस्कोपी के लिए, टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देते, फिर उनके माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस आ जाते, रूट, शाफ्ट और टिप के अलग अलग एनाजन, कैटाजन, टेलोजन फेज, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला के फेज, मेडुला में कंटिन्यूस, इंटरप्टेड, फ्रैगमेंटेड, सॉलिड और नन, और टिप के 17 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स है, अलग अलग डिसऑर्डर्स। 17 पन्नों का रिपोर्ट आ जाता है। केवल बाल क्यों गिरते हैं इस चीज़ का 17 पन्नों का रिपोर्ट आ जाता है। तो वो पूरा रिपोर्ट जब हम पेशेंट को पढ़ाते हैं, जैसे ही मैंने वो रिपोर्ट इस पेशेंट को बताना शुरू किया, और उनको लाउस और नीट का मैनिफेस्टेशन था, वो जो दिख रहे हैं ना आपको, वो वहाँ की एक नीट है, जू आप जिसको बोलते, उआ और लिखा मराठी में कहते हैं उसको। तो उसको लाउस और नीट का मैनिफेस्टेशन था, और उसके कारण उनको इचिंग ज़्यादा था। और जब उनको ये बात समझाई तो वो वही ऑन द टेबल रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप रो क्यों रहे। तो जैसे ही उनको पूछा कि वाई यू आर क्राइंग, तो उन्होंने कहा कि आप एकमात्र डॉक्टर ऐसे हो कि जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मैं कोई साइकिक पेशेंट नहीं हूँ, मुझे सच में वहाँ पे इचिंग होता है, कुछ तो है वहाँ पे, और वो आपने प्रूव कर दिया, थैंक्स टू यू। कितनी छोटी छोटी सी घटनाएं होती हैं लोगों के लाइफ में, अगर आप उनको अच्छी तरीके से निदान करेंगे तो आप कई लोगों का जान भी बचा सकते हो। इतना ही नहीं, आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि बाल गिरते हैं, बहुत गिरते हैं, इसलिए कोई जो सिने अभिनेता है वो डिप्रेस होकर उन्होंने आत्महत्या कर दी। बाला नाम का पिक्चर भी आपने देखा होगा, केवल हेयर फॉल के कारण फ्रस्ट्रेट होके पूरा मूवी $1 बिलियन का मूवी बन सकता है। आप सोचो, इसके ऊपर आप सोचो, इतना स्कोप है, इतना स्कोप है कि क्या बताऊं सर। मेरा ऐसे ही एक जगह पे धूले में व्याख्यान चल रहा था, पूरा व्याख्यान खत्म होने के बाद 2 महिलाएं बैठी थी मुझे मिलने के लिए। उसमें से एक महिला थोड़ा सा हिम्मत जुटा के मेरे पास आ गई, बोले कि सर हमें आपसे प्राइवेट में कुछ बात करना है। मैंने कहा क्या बात है, बोले। तो व्यासपीठ पे तो सब मान्यवर थे, उनको छोड़ के तो जा नहीं सकता था। तो बोले आपका आराम से होने दो, मैं वहाँ पे वेट कर लूँगी, लेकिन मुझे आपको अकेले में ही बात करना है। हमने कहा ठीक है। 5-10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, वो भी जाने को तैयार नहीं है, व्यासपीठ भी खाली नहीं हो रहा था। जैसे ही व्यासपीठ खाली हो गया, अब इतने देर से रुके, तो मैं उनके पास गया, बोले माता जी आपका क्या प्रश्न है। वो बोले नहीं, अभी आपने बताया था कि आपके पास हेयर टेस्टिंग होता है। मैंने कहा हाँ होता है। नहीं, आप बोले थे वो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस वगैरह भी आप करते हैं। मैंने कहा हाँ करते हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है बताइए। नहीं, आजकल ना हमारे जो वो है, मतलब उनके हस्बैंड, उनके शर्ट के ऊपर 2-4 अलग केस आते हैं, आप वो बाल जरा परीक्षण करके बताएंगे किसके होते हैं। आप फील्ड का स्कोप देखिए कितना है। 3 बार पुणे आयुक्तालय का बेस्ट अवार्ड हमें मिला है, आप स्कोप देखिए कितना है। ओके, क्राइम से लेके सब जगह पे इसके ऊपर। कोल्हापुर की एक किस्सा है, मैं कोल्हापुर के ओपीडी में बैठा था, जो स्टूडेंट साथ में उनको पता है, एक लाल दिए की गाड़ी आ गई, बहुत बड़ी 4 व्हीलर, आगे 2-4 गाड़ियाँ, पीछे 2-4 गाड़ियाँ। मुझे मेरा पूरा एनालिसिस ये वो सिस्टम सब लेके एकदम उठाया और गाड़ी में डाल दिया। मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था कि मुझे किडनैप ही करके लेके जा रहे हैं।
फीलिंग तो किडनैप जैसा था, लेकिन अच्छा लगता था क्योंकि बच्चे स्टूडेंट भी साथ में थे, उनको भी देखने को मिल रहा था कि वीआईपी जैसी ट्रीटमेंट चल रही है। आगे 2 गाड़ियाँ, पीछे 2 गाड़ियाँ, 2-4 लोग टू व्हीलर पे, बीच में लाल बत्ती की गाड़ी है और लेके जा रहे। एक बहुत बड़े मंत्री के घर हम पहुँच गए। जैसे घर पहुंच गए मुझे लगा कि वाह कितना शानदार घर है, अच्छा है। एक वॉल के ऊपर पूरी ट्रॉफी की ट्रॉफियाँ थी, पूरी ट्रॉफियाँ थी। मैं बहुत प्रसन्न हो गया कि चलो कोई तो इंटेलेक्चुअल अच्छे लोगों के साथ आज मुलाकात हो जाएगी, वार्तालाप हो जाएगा। तो ऊपर से एक राजबिंडा पुरुष धीरे धीरे चल के आ गया, तो मुझे लगा बहुत अच्छा है, इनसे अभी आज मुलाकात हो जाएगी। तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहा, बात को कहीं से तो शुरुआत करनी है ना, कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इतनी ट्रॉफियाँ मिली है। वो बोले नहीं नहीं वो मेरी नहीं है। मैं थोड़ा सा नाराज हो गया, बैठ गया। वो भी आ गए, बैठ गए। फिर उनकी सुविद्य पत्नी आ गई, वो भी बहुत सुंदर थी। मुझे लगा इनकी ट्रॉफियाँ होंगी। मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहा, उन्होंने भी कहा ये मेरी ट्रॉफियाँ नहीं है, आप बैठ लीजिए। बैठ गया। अब मैं और उदास हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्यों बुलाया है बताया नहीं जा रहा है, इतनी ट्रॉफी है उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा है। लोग तो आ रहे, चाय पान हो गया, स्वागत सत्कार अच्छे से हो गया, लेकिन है क्या, बुलाया क्यों है वो पता नहीं। फिर मैंने थोड़ा हिम्मत लेके उनको पूछा कि सर जी मुझे बुलाया किस लिए। वो बोले अभी 2 मिनट बस रुकिए। तब तक वो आवाज़ देते हैं, उनका जो डॉगी था जो घूमने चला गया था वो आ जाता है। वो बोलते हैं सभी ट्रॉफियां इस डॉगी की हैं, बस इसमें एक ट्रॉफी मिसिंग है। जब भी वो वॉक करने रैंप पे उतरता है तो उसके बाल गिरते हैं। हमने बहुत सुना है आपके बारे में, आप केशा आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आप बस इसके बाल रुकवाना बंद करवा दीजिए और यही आपका काम है। आपको पता है दैट वाज द फर्स्ट डॉग हेयर सैंपल कलेक्टेड इन केशा आयुर्वेद लैब। स्कोप देखिए आप, स्कोप देखिए कितना स्कोप है, कितनी फील्ड में स्कोप है। जो भी यहाँ पे पेट लवर्स है वो जानते होंगे, अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं उसको, इतना उसको संभालते हैं, इतना उसके ऊपर खर्चा करते हैं। 2,5-3 हज़ार की टेस्टिंग खुद के लिए नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूर करेंगे। ऐसे एक कपल मेरे पास आया था लोहगांव से, बहुत ही अच्छा कपल था, लेकिन लोहगांव में वो गुंटा मंत्री जैसा एक माहौल होता है। मतलब जिसकी ज़मीन ज़्यादा होती है वो 2-4 एकड़ ज़मीन फूंक देता है, बहुत पैसा आता है, बहुत बड़ी कार लेता है, सोना लेता है, पहनता है और घूमता है। ऐसा वो हस्बैंड थे और उनके साथ नो डाउट उनकी सुविद्य सुंदर पत्नी थी। जैसे ही क्लिनिक में एंट्री किए उन्होंने कुछ तो मुंह में यहाँ पे था, वो सब यहाँ पे शिफ्ट किया और मुझे बस बताया कि ये मेरी पत्नी है, इनके बाल गिरते हैं। उनको बताया कि हेयर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर पाटनकर हैं, अब आप दोनों जो बात करना है वो कीजिए। मैं प्रश्न पूछता चला गया, वो आंसर बताते चले गए। तो मैंने उनको पूरा सिस्टम समझाया कि एक हमारा केशा आयुर्वेद का अलग डिपार्टमेंट है, फोटोग्राफी होगा, एनालिसिस होगा, सैंपल कलेक्शन होगा, टेस्टिंग होगा, पूरा आधा घंटा हमें लगने वाला है, हम बहुत डिटेल में केस टेकिंग लेते हैं। वो अभी इतने दिन शांत थे, वो आपको जो जितना घंटा चाहिए वो ले लो, कोई टाइम की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, इसी कारण आए हैं। मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था, नया नया क्लिनिक था। तो मैंने चार्जेस भी बताए कि सर इतने इतने चार्जेस होते हैं। अब वैसे तो उनको देख के चार्जेस बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो बोले कि आप पैसों की भी चिंता मत करो, बस बाल गिरना रुकने चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनको हमारे केशा आयुर्वेद के डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो वो पत्नी उठ गई और डिपार्टमेंट में टेस्टिंग के लिए चली गई। तो स्टाफ वहाँ पे टेस्टिंग कर रहा था। तो अब बैठे हैं वीआईपी लोग हैं, कुछ तो बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने बस वार्तालाप करना शुरू किया। नया नया क्लिनिक था, मैंने भी उनको कहा कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने जल्दी टेस्टिंग के लिए हाँ कहा, इतनी फीस होते हैं वो भी आपने पेड करने के लिए आपने तैयार हो गए, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि लोग इतने जल्दी तैयार होते नहीं हैं। तो जो भी कुछ इधर था वो अब किधर गया मुझे पता नहीं, लेकिन वो इतने अलग ही मुद्रा में उन्होंने मुझसे बात किया कि जो भी आपका मतलब ज्ञान है वो हमें मत दीजिए, कल खाना खाते समय हमारे प्लेट में एक भी बाल नहीं आना चाहिए। तो हर एक का इंटेंशन देखो कितना अलग अलग होता है, चीज़ एक ही है लेकिन हर एक का इंटेंशन अलग अलग है। आपको मार्केट में हर एक इंटेंशन के लिए काम करना पड़ेगा, हर एक इंटेंशन के लिए। ये बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। छोटे 2, 4, 6 साल के बच्चे आजकल आते हैं क्लिनिक में ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए।
क्लिनिक और बिजनेस वो छोड़ दो, वो तो अलग है, आयुर्वेद की सेवा आप कर रहे हैं, पैसा तो आपको मिलने ही वाला है। लेकिन बहुत बुरा लगता है सर जब 4 साल का बच्चा लेके वो माता आती है और उसके पूरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और उसको देख के पता चलता है कि ये कुरकुरे, चिप्स, लेज, अलग अलग प्रकार के सभी प्रिजर्वेटिव्स खाना खा के इतने छोटे छोटे बच्चों के क्या हाल हो गए हैं। लवण रस के अधिक्य के कारण इनको पालित्य आया है। लवण रस के अधिक्य के कारण लवण रस इतना बढ़ रहा है छोटे छोटे बच्चों में आजकल कि 7-8 साल के बच्चे भी बहुत, मतलब स्किन एंड हेयर की आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना तो आपको 0 एज ग्रुप से 80-90 एज ग्रुप तक सभी पेशेंट्स मिलेंगे। कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, मेल पेशेंट्स भी है, फीमेल पेशेंट्स भी है। और एज ग्रुप पूछेंगे तो 0 to जब तक सिर पे बाल है तब तक, जाने के बाद भी। कभी कभी ग्रंथ पढ़ता हूं तो मन में ये प्रश्न भी सर आ जाता है कि जब निदान की बात हो रही है तो चरक जी ज्वर अध्याय से शुरुआत करते हैं। निदान स्थान की बात हो रही है तो चरक जी ज्वर अध्याय से शुरू कर रहे हैं, ज्वर, रक्त, पित्त, गुल्म, कुष्ठ, प्रमेह, इस प्रकार से 8 निदान दे रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है तो पहले प्रैक्टिस सेट करने के ऊपर ध्यान देते हैं और शुरुआत रसायन और वाजीकरण से करते हैं। दैट इज द कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी। आपको रसायन वाजीकरण का ये जो अंग है वो सबके लिए है, इसलिए प्रैक्टिस में आपको कोई द्वंद्व ही नहीं है। और हर एक व्याधि में, आपने सेकेंड ईयर में भी एग्जाम में भी लिखा होगा कि इस व्याधि के वातज, पित्तज, कफज प्रकार होते हैं। वातज प्रकार में उसके नख, नेत्र, मूत्र, पुरीष, केश अरुण वर्ण के होते हैं। पित्तज प्रकार में इसके नख, नेत्र, पुरीष सभी पीत वर्ण के होते हैं। कफज में सभी श्वेत वर्ण के होते हैं। ऐसे ही आपने लिखा होगा। हर एक व्याधि में इंद्रिय स्थान में बालों के ऊपर क्या उसका असर होता है, स्किन के ऊपर क्या असर होता है, ये आया है। मतलब बीइंग अ आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट, it not means that you are treating the only skin and hair diseases. Skin is the largest organ of our body. That's why there are largest diseases of skin in our body. And not only this, my strong statement is, आप भी जोर से बोलेंगे, every disease is a skin disease. और जोर से, every disease is a skin disease. Every disease is a skin disease. एक डिसीज मुझे ऐसा बताइए कि जो स्किन डिसीज नहीं है। सभी व्याधियों के जो लास्ट लक्षण है वो हमें स्किन के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो एवरी डिसीज इज अ स्किन डिसीज हमें देखने को, पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप आपकी निदान का जो परीक्षण है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है, वो बढ़ाते चले जाओ। लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन बेस्ड टेक्निक के साथ आप पहले आपका निदान चेंज करो। निदान के ऊपर आप जाएंगे तो केवल पांडु व्याधि भी आप पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि एवरी डिसीज द स्किन डिसीज, केवल पांडु के हेतु देखो, व्यायाम अम्लम लवणानि मध्यम मृदम दिवा स्वप्नमतीव तीक्ष्णम निषेव मानस्य प्रदुष्य रक्तम दोषास त्वचम पांडुरताम नयंती। तो व्यायाम, अम्ल, लवण, ये सब तो अलग अलग पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आते हैं, हम जब हेतु लेना शुरू करते हैं तो जिम में जा रहे इसलिए बाल सफ़ेद हो रहे, तो व्यायाम का हेतु मिलता है। रोज सुबह नींबू पानी पी रहे, 6 महीने के बाद इनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो अम्ल रस सेवन का हेतु मिलता है। जो कुरकुरे खाते, चिप्स खाते, ज़्यादा नमक ऊपर से लेके खाते हैं, लवण रस सेवन जन्य पालित्य आता है, तो लवण का हेतु मिलता है। दिवा सौंप वाले आते हैं, दिवा सौंप का हेतु मिलता है। मृद भक्षण वाले आते हैं तो मृद भक्षण का हेतु मिलता है। तो पांडु के शेड से तो इनका निदान भी हम केश त्वकगत पालित्य इस प्रकार के आधार पर, मतलब जो केश है वहां पर भी पांडु हो रहा है, इस प्रकार से आप उसका निदान करो और पांडु में आई हुई चिकित्सा वहां पे आप दे दो, आपको निश्चित रूप से यश मिलता है। नेक्स्ट पेशेंट देखिए, हेयर फॉलिकल्स आर नॉट विजिबल एट बाल्ड एरिया। अगर उनको नेकेड आइज से देखेंगे तो वहां पे कोई हेयर फॉलिकल्स आपको देखने को नहीं मिल रहे। और उसी पेशेंट को अगर आप वाया डर्मोस्कोप देखेंगे तो हेयर फॉलिकल्स विद द हेयर आर विजिबल एट बाल्ड एरिया, तो वहाँ पे हेयर दिखना, फॉलिकल्स दिखना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद का तो सिद्धांत है भाव पदार्थ से ही भाव पदार्थ की उत्पत्ति होगी। तो अगर हमें हेयर फॉलिकल्स दिख रहे हैं तो आप उसको कमिटमेंट दे सकते हैं, आप वहाँ पे न्यू हेयर ग्रोथ कर सकते हैं। और जिस भी पेशेंट में आपको आशंका लगती है कि इनको बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, उनका भी जो परीक्षण है वो करके आप उनको आश्वस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, केवल डायग्नोसिस नहीं, ट्रीटमेंट के लिए भी आप
लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन बेस्ड टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को आप लेप लगाते हैं मैन्युअली, तो लेप क्या करता है, ड्रग पेनिट्रेशन होता है, एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। लेकिन जब हम खुद देते हैं, पेशेंट खुद अपने हाथ से लगाता है तो धीरे से लगाता है, एब्सॉर्प्शन स्लो हो जाता है और कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। वो लगाएगा तो ठीक है, वो भूल गया, नहीं लगाया और रिजल्ट नहीं आया तो ब्लेम तो वो हमारे ऊपर ही करेगा कि आपने मेडिसिन दिया था लेकिन रिजल्ट तो आया नहीं। लेकिन अगर उसी पेशेंट को आप क्लिनिक में बुला के हाई फ्रिक्वेंसी के माध्यम से अगर वहाँ पे आप लेप लगाएंगे तो आपको कंट्रोल्ड एंड टारगेट स्पेसिफिक एक्शन भी हो जाएगी, ड्रग पेनिट्रेशन भी अच्छा हो जाएगा, एब्सॉर्प्शन अच्छा होने के कारण वहाँ पे रिजल्ट की गारंटी भी मिल जाएगी। तो आपने इस प्रकार के जो लेटेस्ट मशीन्स है वो देखो, मेडिसिन आयुर्वेद का ही है लेकिन बस लगाने के लिए आप मॉडर्न की मशीन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। उसी प्रकार से छोटे छोटे लेज़र मिलते हैं, इंस्टेंट हिटिंग, कंट्रोल्ड एंड टारगेट स्पेसिफिक क्रोमिक एक्शन विदाउट डैमेजिंग द हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल को डैमेज किए बिना आप लेटेस्ट अग्निकर्म के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। कृमि की जो चिकित्सा बताई है ग्रंथ में वो आशापकर्ष, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन इस प्रकार से बताई है। तो आपको वहाँ पे चिकित्सा करते समय ये ध्यान में रखना होता है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो ऐसा अगर टारगेट स्पेसिफिक एक्शन करना है तो लेज़र इतना बढ़िया कुछ है नहीं। और लेज़र के बारे में हम बताए जाए तो सुश्रुत जी ने इतने अच्छे अच्छे लेज़र्स यूज़ किए हैं। आप जाके सूर्यकांत मणि पढ़ो या फिर आप जाके रोम शातन का अध्याय पढ़ो जिसमें आपको दग्ध्वा तैलाम्ब के तौर पर सूर्य पक्वम इव मतलब सनलाइट को लेके अलग अलग प्रकार से प्रिज्म जैसे सूर्यकांत मणि को पकड़ के किस प्रकार से नेच्छ, व्यंग, तिलकालक और रोम को दग्ध किया जाता था वो आपको सुश्रुत जी में पढ़ने को मिलेगा। तो जो भी अभी का लेटेस्ट लेज़र है वो हमने यूज़ करना चाहिए क्योंकि साधन केवल चेंज हो गया, साध्य बदलता नहीं है। ओके, तो अगर इस प्रकार से हम डिफरेंट केसेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक स्किन के पेशेंट है फ्रॉम नगर, पैचेस थे पूरे शरीर के ऊपर, फेस, नेक, बैक, एब्डोमेन, चेस्ट सभी जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर आफ्टर रिजल्ट देखिए। अगर आप निदान आयुर्वेद तरीके से करेंगे, डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन करेंगे तो ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन के लिए आपके पास ऑटोमेटिकली ग्रंथ में सब कुछ लिखा हुआ होता है। केवल करंज तेल जैसा तेल इस्तेमाल करके भी आप इस प्रकार के सुंदर रिजल्ट्स दे सकते हैं। ग्रंथ में सब कुछ है, बस आपका निदान आयुर्वेदिक तरीके से वात पित्त कफ के ओर चाहिए। लक्षण भी आप वात पित्त कफ की परिभाषा में देखने हैं और चिकित्सा भी उसी परिभाषा में देनी है। नेक्स्ट और एक पेशेंट आप यहां पे देख रहे हैं, 14 ईयर का स्टूडेंट है। नेक्स्ट, एलोपेशिया के पैचेस हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट यू आर सीइंग द सक्सेसफुल रिजल्ट एट द सेम टाइम एट द एज ऑफ 53 ऑल्सो। कभी कभी हमें लगता नहीं कि 53, 54 को क्या रिजल्ट आएंगे, जो गिर रहे बाल वो नए आ जाएंगे, खालित्य जाएगा। वाघभट जी ने सब रेफरेंसेस दिए हैं, वाघभट जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एविडेंस बेस्ड एट द एज ऑफ 53, 54 यू कैन सी द बिफोर आफ्टर। नेक्स्ट, और इस पेशेंट की खूबी देखो, इनके पहले सफ़ेद बाल थे, आफ्टर ट्रीटमेंट 70 to 80% बाल भी उनके ग्रे हुए हैं। इनको कोई भी लेप वगैरह नहीं लगाया है, केवल नेचुरल मेडिसिन के साथ ये रिजल्ट मिल गया है। नेक्स्ट, यू कैन सी द बिफोर आफ्टर एट द एज ऑफ 53, 54। तो अगर इस प्रकार की हमें कुछ चिकित्सा करनी है तो हमें आयुर्वेद के मूल तत्वों के पास जाना पड़ेगा। शास्त्र में बताए हुए त्रिदोष, 7 धातु, 3 मल को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, विपादिका विचर्चिका का एक पेशेंट हम देख रहे हैं। ओके, त्वक वैवर्ण्य का। एलोपैथी में बहुत से अलग अलग निदान इनके हुए थे। वेरिकोज अल्सर से लेके, वेरिकोज वेन से लेके, प्लांटर सोरेसिस से लेके पाल्मो प्लांटर सोरेसिस तक सभी प्रकार के अलग अलग निदान। नेक्स्ट, आप इनकी भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देख रहे हैं। ग्रंथ में जो सर्जरस मलहर बताया ना, रायचा मलम, बस उसी सर्जरस मलहर को करंज तेल के साथ सिद्ध करके उसका त्वक दोषर मलहर एक अलग कल्पना आप कह सकते कि वो बना के वो लोकल एप्लीकेशंस को आप
देते हैं। और आभ्यंतर कोई भी स्किन डिसीज में मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ सूत्र हमें याद में रखने हैं, जैसे कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो स्किन हमारे पूरे शरीर पे है, तो जहाँ जहाँ पे आम है उसको हम आमाशय कहेंगे। इसलिए मेरे थिंकिंग प्रोसेस से मुझे कभी कभी ग्रंथ पढ़ते समय ऐसा लगता है कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट आमाशय ऑफ आवर बॉडी, स्किन इज़ द लार्जेस्ट आमाशय। तो अगर हम स्किन की ट्रीटमेंट किसी आम पाचकवटी, आम काढ़ा या कोई भी अग्नि के ऊपर की शुरू करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। नॉट ओनली दिस, स्किन इज़ द लार्जेस्ट मलाशय ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारे शरीर का सबसे बड़ा मलाशय कौन है तो वो भी स्किन ही है तो उसको भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, तो स्किन के ऊपर जब आप काम करेंगे, हेयर के ऊपर आप काम करेंगे, तो आपको एक सूत्र देता हूं, वो भूलना नहीं है। कम से कम वातज है, पित्तज है या कफज है, खालित्य किस प्रकार का है। नेक्स्ट खालित्य किस प्रकार का है वो आपको देखना है। आप कुछ बस रुकिए और थोड़ा पीछे आइए, और थोड़ा पीछे। तो अलग अलग केसेस जब हम देख रहे हैं तो ये क्यों देखे, बीच में ही हमने केसेस क्यों देखे, क्योंकि क्या दिया है और किस एंगल से दिया है इसका निदान और उसकी चिकित्सा समझने के लिए जो एक नया विचार है वो हमारे पास जाना बहुत ज़रूरी है। और वो नया विचार अब हम सीखने वाले हैं। मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो ग्रंथ का है, सूत्र रूप में दिया है, वाग्भट जी ने दिया है, गुरुजनों ने हमें पढ़ाया है। बस मैं एक निमित्त मात्र हूँ जो आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा सूत्र विस्तार करके बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अष्टविध परीक्षण, नाड़ी, मूत्र, मलम, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक्, आकृति, पहले बताया ग्रंथ में कि हम सब देखना है हमें। नेक्स्ट, तो ये देखते समय जब हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक निदान, आयुर्वेदिक चिकित्सा होनी चाहिए, और अगर हम एलोपैथिक डायग्नोसिस करते हैं तो हमने ट्रीटमेंट भी एलोपैथिक करनी चाहिए। कोई भी शास्त्र खराब नहीं है, हर कोई शास्त्र प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही निर्माण हुआ है। मैं तो कहता हूँ